प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजिल वेंक दीक्षित, व्याख्याता राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय रूपबास, आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंतर्गत हम बीए सेकेंड ईयर के प्रथम पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम प्रमुख शासन व्यवस्थाएं या प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं। और इसके अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट में इंग्लैंड की शासन व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने मंत्रिपरिषद या ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री का अध्ययन किया था, और इसके अंतर्गत हमने ब्रिटिश मंत्रिमंडल का विकास के विभिन्न आयामों का भी वर्णन किया था कि किस प्रकार इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का विकास हुआ और मंत्रिमंडल किस प्रकार अभिसमय और परंपराओं पर आधारित रहा और किस प्रकार आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सिद्धांतों का भी विकास होता गया। साथ ही हमने इसके अंतर्गत कैबिनेट का उदय कैसे हुआ, संसद के प्रति उत्तरदायित्व का नियम किस प्रकार लागू हुआ, एक दल ये मंत्रिमंडल का सिद्धांत किस प्रकार विकसित हुआ, साथ ही प्रधानमंत्री का नेतृत्व तथा अविश्वास के प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल का त्यागपत्र देने वाले सिद्धांत का किस प्रकार विकास हुआ, इसका भी हमने अध्ययन किया था। इसके साथ हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु कि ब्रिटेन शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का क्या महत्व है और किस प्रकार मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन का केंद्र बिंदु है, इसको समझने के लिए हमने विभिन्न विचारकों की, जैसे लावेल, रैमजे मेयर, वेजहोट, मुनरो आदि के विचारों का भी अध्ययन किया था। और विभिन्न विचारकों ने मंत्रिमंडल के महत्व को समझाया भी, और समझ में आया कि मंत्रिमंडल एक बुनियादी अवधारणा है, या कह सकते हैं कि राजनीतिक भवन की आधारशिला है, या मंत्रिमंडल ब्रिटिश संविधान मशीन का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है, जिसके चारों ओर सम्राट, लॉर्ड सभा तथा कॉमन सभा मिलते हैं। इस प्रकार हमने मंत्रिमंडल के महत्व को समझते हुए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर समझा कि मंत्रिपरिषद एक कम महत्व की संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण संस्था है, तथा मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा है और मंत्रिमंडल का आकार छोटा है। इस प्रकार हमने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर भी समझने का प्रयास किया था। इसके बाद आज की क्लास में हम मंत्रिमंडल का निर्माण, इसकी रचना तथा मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, इसको समझेंगे। और आशा करता हूँ कि आप भी इसको विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। मंत्रिमंडल में लोक सदन में बहुमत दल के नेता को राजा द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अर्थात लोक सदन में जो बहुमत दल का नेता होता है, उसे सम्राट या राजा द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और परंपरा है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का ही सदस्य होगा। साथ ही प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का भी गठन करता है, और मंत्रिमंडल के गठन में उस पर राजा या सम्राट का कोई हस्तक्षेप या नियंत्रण भी नहीं होता है। साथ ही प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय यह भी देखना होता है कि दल के महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों, विशेषज्ञों एवं प्रादेशिक हितों के प्रतिनिधियों को उसमें महत्वपूर्ण स्थान मिल जाए। अर्थात मंत्रिमंडल के निर्माण करते समय प्रधानमंत्री को यह भी देखना चाहिए कि उसमें विभिन्न राजनीतिज्ञों, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों
और अन्य अन्य क्षेत्रों के या अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रतिनिधियों को उसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही उसे लोकसभा से भी कुछ मंत्री लेने पड़ते हैं। मंत्रियों के लिए आवश्यक है कि वे संसद के सदस्य हों, और यदि संसद के सदस्य नहीं हैं तो उन्हें शीघ्र ही संसद का सदस्य बनना पड़ता है। सामान्यतः मंत्रिमंडल में निम्न पद होते हैं: नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, नंबर 3 गृह विभाग का सचिव, नंबर 4 उपनिवेशों का सचिव, नंबर 5 विदेश विभाग का सचिव, नंबर 6 नौसेना का सचिव, नंबर 7 युद्ध सचिव, नंबर 8 जल सेना का लॉर्ड, नंबर 9 स्कॉटलैंड का सचिव, नंबर 10 व्यापार मंडल का अध्यक्ष, नंबर 11 शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, नंबर 12 कृषि तथा मत्स्य विभाग का सचिव, नंबर 13 स्वास्थ्य विभाग का मंत्री, नंबर 14 यातायात विभाग का मंत्री, नंबर 15 श्रम मंत्री, नंबर 16 लॉर्ड प्रिवी सील, नंबर 17 पोस्ट मास्टर जनरल, नंबर 18 लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, नंबर 19 फर्स्ट कमिश्नर ऑफ वर्क्स एंड पेंशन और नंबर 20 कोऑर्डिनेशन का मंत्री। इस प्रकार मंत्रिमंडल में ये प्रमुख पद होते हैं और इन पदों को मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के द्वारा शामिल किया जाता है। अब हम इसकी रचना के साथ साथ और इसके निर्माण के साथ साथ मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था या मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की क्या विशेषताएं होती है उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की निम्न विशेषताएं होती हैं या मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर होता है। नंबर 2 टोली या समूह की भावना होती है। नंबर 3 गोपनीयता रहती है। नंबर 4 प्रधानमंत्री का नेतृत्व। नंबर 5 राजनीतिक सजातियाँ रहती है। नंबर 6 कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता होती है। नंबर 7 मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार होता है। नंबर 8 मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व रहता है और इस मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के अंतर्गत एक तो वैधानिक उत्तरदायित्व रहता है और दूसरा अंतरंग मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व और नंबर 3 संसदीय या संसद के प्रति उत्तरदायित्व अथवा राजनीतिक उत्तरदायित्व रहता है। तो ये मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली के इंग्लैंड में या इंग्लैंड के शासन व्यवस्था में विशेषता हैं। अब हम इनको या इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 सम्राट मंत्रिमंडलों की बैठकों से बाहर है। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की पहली और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राजा मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर रहता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता है। राजा प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल को राजा अपना मंत्रिमंडल नियुक्त करके देता है। नंबर 2 टोली की भावना या समूह की भावना। मंत्रिमंडल एक टीम या टोली के समान काम करती है। यदि शासन को अपने कार्यों में सफलता मिलती है तो पूरी कैबिनेट को उसका श्रेय मिलता है और उसकी प्रशंसा भी होती है। इसके विपरीत यदि सरकार की नीतियाँ गलत साबित होती है तो पूरे मंत्रिमंडल की निंदा भी होती है। कौन सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद में टोली की या समूह की भावना होता है और कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल के सदस्य या मंत्रीगण एक साथ ही तैरते हैं और डूबते हैं। इस संदर्भ में एक उक्ति या कहावत भी प्रचलित है
कि प्रत्येक के लिए सब और सबके लिए प्रत्येक, यानी सब एक के लिए और एक सबके लिए, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, यानी कि मंत्रिमंडल में एक समूह की भावना रहती है, एक टीम या टोली की भावना रहती है, और जिसके कार्यों का श्रेय संपूर्ण टोली या मंत्रिमंडल को मिलता है, और एक सबके लिए और सब एक के लिए सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नंबर 3, गोपनीयता। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता गोपनीयता रहती है। मंत्रिमंडल की बैठक में सब सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे अपने अपने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बैठक में प्रस्तुत करें, पर उसके लिए यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक रूप से वे केवल उन्हीं बातों को कह सकते हैं जो मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुकूल हो। उन्हें अपने तथा अन्य सदस्यों के विचारों को गोपनीय रखना पड़ता है, यानी कि गोपनीयता मंत्रिमंडल का एक अन्य विशेषता या महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके अंतर्गत सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्रिमंडल के विचारों को गोपनीय बनाए रखनी पड़ती है, या बाहर केवल वही बात प्रकट कर सकते हैं जो मंत्रिमंडलीय समिति में लागू की गई हो। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। यद्यपि सभी मंत्री समान पदी हैं, समान पद वाले हैं तथा उनके अधिकार भी समान ही होते हैं, फिर भी प्रधानमंत्री का स्थान विशिष्ट होता है। वह सब मंत्रियों को में अग्रणीय होता है या प्रमुख होता है, और सभी मंत्री उसकी बात का और उसका सम्मान करते हैं। वह बराबर वालों में प्रथम होता है, या कह सकते हैं नक्षत्रों में चंद्रमा के समान होता है। यानी प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है वो महत्वपूर्ण है, और उसका पद पूरे मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और यह कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का वह केंद्र बिंदु होता है, मंत्रिमंडल का वह नायक होता है। अन्य बिंदु है राजनीतिक सजातीयता। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और उसकी कार्रवाइयों की गोपनीयता इस कारण भी संभव होती है क्योंकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का आधार राजनीतिक दल है, यानी राजनीतिक दलों की सजातीयता या समान राजनीतिक दल या समान विचारधारा के राजनीतिक दल के ही लोग मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, और साधारणतः सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। दलगत प्रणाली के कारण ही इनमें एक सी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, और उनके उद्देश्य भी समान होते हैं तथा समस्याओं पर एक से दृष्टिकोण भी रखते हैं। अर्थात एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होने के कारण इनके विचार और इनके उद्देश्य या लक्ष्य और समस्याओं का दृष्टिकोण भी समान रहता है। इसलिए राजनीतिक सजातीयता इंग्लैंड के मंत्रिमंडल की एक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण विशेषता होती है। नंबर 6, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता। ब्रिटिश या इंग्लैंड के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध की घनिष्ठता है, यानी मंत्रिमंडल की स्थिति संसद की समिति की है और इस कारण यह संसद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री संसद के किसी न किसी सदन का अवश्य सदस्य होता है और अपने प्रत्येक कार्य के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल तभी तक अपने पद पर रह सकती है जब तक उसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त रहे। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के मध्य एक घनिष्ठ संबंध होता है, यानी संसद की या व्यवस्थापिका के विश्वास तक ही कार्यपालिका अपना कार्य करती रहती है। नंबर 7वां बिंदु, मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार। मंत्रिमंडल का यह अधिकार है कि मतभेद के समय वह लोक सदन को विघटित कर सकता है। अपने किसी कार्य के लिए यदि मंत्रिमंडल संसद का विश्वास प्राप्त न कर सके या मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत विधेयक को संसद पारित न कर सके और यदि मंत्रिमंडल यह समझे कि उसे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है तो वह लोक सदन को भंग करके पुनः निर्वाचन करा सकता है।
यह मंत्रिमंडलीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण बिंदु या विशेषता है कि मंत्रिमंडल को लोक सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के विघटन का अधिकार होता है और विघटन करके या भंग करके वह पुनः निर्वाचन भी करा सकता है। नंबर 8वां और इम्पोर्टेंट बिंदु, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। कैबिनेट प्रणाली की अंतिम किंतु महत्वपूर्ण विशेषता मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व है। यह उत्तरदायित्व 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, वैधानिक उत्तरदायित्व। वैधानिक उत्तरदायित्व का अर्थ राजा के प्रति उत्तरदायित्व है। राजा इंग्लैंड का संवैधानिक प्रधान है, अतः मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी है। किंतु आजकल या वर्तमान समय में वैधानिक उत्तरदायित्व औपचारिक मात्र है। सिद्धांत में आज भी मंत्रिमंडल राजा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यवहार में राजा केवल नाम मात्र का शासक है या मोहर लगाने वाला एक संस्था है और उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। नंबर 2, अंतः मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। राजा के प्रति उत्तरदायी होने के अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के सदस्य परस्पर एक दूसरे के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य या सभी सदस्य परस्पर सहयोग एवं स्वेच्छा के साथ एकजुट होकर के कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य का यह एक नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने अन्य साथियों को नीचा दिखाने का प्रयास या अपमानित करने का प्रयास न करे और उनके विभागों में अपनाई गई नीतियों का समर्थन करे। यानी कि एक आपसी मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व या आपसी उत्तरदायित्व या समझ की भावना होनी चाहिए, जिसे हम अंतः मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व कह सकते हैं। नंबर 3, संसद के प्रति उत्तरदायित्व अथवा राजनीतिक उत्तरदायित्व। अंत में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। यह राजनीतिक उत्तरदायित्व का ही उसका वास्तविक उत्तरदायी है, या कह सकते हैं कि ये राजनीतिक उत्तरदायित्व ही उसका वास्तविक उत्तरदायित्व है। संसद के प्रति मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व को शासन, कला एवं विज्ञान को ब्रिटेन की मुख्य देन मानी जाती है। राजनीतिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि यदि मंत्रिपरिषद कॉमन सभा का विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। अर्थात यदि मंत्रिपरिषद निम्न सदन का, लोकप्रिय सदन का या कॉमन सभा जिसे हम कहते हैं, यदि उसका विश्वास मत खो देती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। कोई भी मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही शासन की बागडोर संभाल सकती है जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। जैसे उदाहरण स्वरूप सन 1911 तक मंत्रिपरिषद संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती थी, परंतु 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों द्वारा लोकसभा की शक्तियाँ बहुत ही सीमित कर दी गई। अब परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व वास्तव में केवल कॉमन सभा या लोकसभा के प्रति ही रह गया है। हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व सामूहिक होता है। यह संयुक्त एवं अविभाज्य होता है। इस सामूहिक उत्तरदायित्व का बड़ा संवैधानिक महत्व है। यह मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का आधारभूत एवं केंद्रीय सिद्धांत है। हॉक के अनुसार, जो कि एक राजनीतिक विचारक हुए हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल पद्धति की कार्यविधि का मूल आधार है। सामूहिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय है कि समूची मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है। मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह सभी मंत्रियों के निर्णय माने जाते हैं। प्रत्येक मंत्री उन निर्णयों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके क्रियान्वयन में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। एक अन्य विचारक लॉर्ड मार्लिन ने कहा है, साधारण नियम यही है कि किसी भी विभाग की महत्वपूर्ण नीति के प्रति संपूर्ण मंत्रिमंडल वचनबद्ध रहता है और उसके सदस्य एक साथ ही अपने पद पर बने रहते हैं या उसे छोड़ते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, एक सबके लिए और सब एक के लिए सिद्धांत का पालन करते हैं। इस प्रकार ब्रिटेन के मंत्रिमंडलात्मक
प्रणाली की विशेषताएं हैं, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम उनको समझ सकते हैं। यानी मंत्रिमंडलात्मक जो शासन व्यवस्था है उसकी विशेषताएं इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आशा है मंत्रिमंडल का निर्माण, रचना तथा मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था या प्रणाली की विशेषताएं आप लोगों को समझ में आई होगी और मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की विशेषताएं जैसे सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर है, टोली की भावना, गोपनीयता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, राजनीतिक सजातीयता, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता, मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार और मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। ये वो बिंदु है जो ब्रिटेन में मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं और मंत्रिमंडल को समझने में भागीदारी दिखाती है। इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने मंत्रिमंडल का निर्माण, रचना और विशेषताएं पढ़ी। मैं समझता हूँ आपके ये समझ में भी आई होगी और कल के टॉपिक में हम ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ का अध्ययन करेंगे और मंत्रिमंडल की कार्य एवं शक्तियों का विवरण पूर्वक या इसका महत्वपूर्ण अध्ययन भी समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।